नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन चोले प्रथम वर्ष छात्रों का ऑनलाइन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। कल हमने प्रेमचंद जी की ठाकुर का कुआं इस कहानी की शुरुआत की है। हमने प्रेमचंद जी का परिचय देखा है, उनका हिंदी साहित्य में योगदान कितना है और हिंदी साहित्य तथा हमारे उर्दू और हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का कितना महत्व है, यह हमने देखा है। वह बहुत ही प्रतिभाशाली रचनाकार तथा साहित्यकार के रूप में देखे जाते हैं। इनकी ये जो ठाकुर का कुआं ये जो कहानी है, यह समाज में जो जातिवाद, ऊंच नीच भेदभाव और जाति के आधार पर जो छुआछूत का प्रकार किया जाता है और जो गरीबों पर अन्याय अत्याचार किया जाता है, उस पर आधारित यह कहानी है। समाज को जातिवाद एक कलंक है और इस जातिवाद पर मनुष्य के साथ मानवता से नहीं रहता है, वह मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता है। जो उच्च लोग हैं वह प्रभु के मुख से आते हैं और जो गरीब लोग हैं वो माँ की कोख से आते हैं, ऐसा उनका कहना है। कल मैंने आपको एक कविता सुनाई है, कौन सी, कि कोई किसी को अगर जाति पूछता है, वह कहता है कि हिराकत से पूछा उसने मेरा नाम मेरी जाति, गड़ गया है ना मैं जमीन में अपराध के भाव से। वह किसी को जो जाति हर किसी को अपनी जाति बताने में शर्म आ रही है, तो वह किसी ने जाति पूछी तो वह बेचारा अगर निम्न जाति का है तो वह पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाता है, लज्जित हो जाता है जाति बताने में, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं मेरी जाति बताऊंगा तो मेरे जाति को देखकर मुझे वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ना कि मेरा ज्ञान, मेरा जो नॉलेज है वो चेक नहीं किया जाएगा, या मुझे मेरे ज्ञान के आधार पर मेरी परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसके कारण बहुत सारे बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं वो जाति के नाम पर ही, जाति के आधार पर नीचे दबे हुए रह रहे हैं। तो जब जाति पूछते हैं तो वो ज़मीन में गड़ जाता है अपराध की भाव से। एक दिन साहस करके उसने जाति पूछी, जो निम्न जाति को जो हम हर बार पूछते हैं, तो उसने भी एक दिन साहस करके मैंने जाति पूछी, क्या है तुम्हारा नाम, क्या है तुम्हारी जाति। तो उसने गर्व से कहा, मैं जन्मा हूँ ब्रह्मा के मुख से। तो कवि यहाँ पे कहते हैं ताजुब है, मनुष्य का जन्म तो होता है माँ की गर्भ से, मनुष्य का जन्म तो होता है माँ की गर्भ से, तो आप कैसे जन्मे ब्रह्मा के मुख से। सही बात है ना। वो लोग कहते हैं, जो सवर्ण बोलते हैं खुद को, वो लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं। अरे हर किसी का जन्म माँ की कोख से हुआ है, तो आप ब्रह्मा के मुख से जन्म कैसे हुआ। गलत है। ये सिर्फ मानव ने निर्माण किया है, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए जाति का निर्माण मानव ने यहाँ पर किया हुआ है। उसे समाज में स्थान नहीं देना चाहिए और एक दूसरे पर अन्याय अत्याचार नहीं करना चाहिए। हर किसी की जो परख है वह ज्ञान के आधार पर होनी चाहिए, उसके कर्म के आधार पर होनी चाहिए। ऐसे समाज में जो जाति का आधार लेकर ना कर्म करते हुए लोग अपना पेट भर रहे हैं, जो दूसरों पर अन्याय अत्याचार करके, और जिन लोगों में काबिलियत है वो लोग दबे जा रहे हैं, तो ये जातीयता बंद करनी होगी। तो इसी एक जातीयता का विरोध, जो निम्न जाति के लोग हैं उनको क्या क्या सहन करना पड़ता है, ये इस कहानी में बताया है। एक पानी के कटोरे के लिए, एक कटोरा पानी के लिए जो तरस जाती है, एक लोटा पानी के लिए जो औरत अपने पति को पिलाने के लिए किस तरह से तरस जाती है, उसको एक लोटा पानी भी नहीं मिलता है, क्योंकि जाति वो निम्न जाति की होती है। हमारे समाज में अभी भी वैसा ही हाल है। हमारे समाज में अभी भी लोगों को ऊपर से पानी दिया जाता है, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं है। 21वीं सदी में हम हैं, मगर उन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है, उन लोगों को दर्शन नहीं लिया जाता है, घर में उनको स्थान नहीं है, उनके लिए अलग से बर्तन रखे जाते हैं, उनको पानी ऊपर से डाला जाता है। क्यों? वो इंसान नहीं है। तुम्हारे शरीर में जो खून है वही उनके शरीर में है, उनका कोई अलग अछूत शरीर बदबूदार नहीं बना हुआ है। तो इसी का विरोध करते हुए प्रेमचंद जी ने यह प्रसंग हमारे सामने रखा है, ठाकुर का कुआं, इस कहानी के माध्यम से। इस ठाकुर का कुआं, इस पर एक आधारित हमारे जो इमरान खान है, उन्होंने एक छोटी सी कविता कही थी ठाकुर का कुआं पर। वो छोटी सी कविता मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। वो कविता कौन सी थी? छोटी सी है। चूल्हा मिट्टी का,
झूला मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। ध्यान से सुनो, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरी की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली है अपनी। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआ ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। यह बहुत ही सुंदर और मार्मिक शब्दों में इमरान खान जी ने कहा था। मैंने एक बार उनका देहांत हुआ तो उनके देहांत के उपरोक्त जो बहुत सारी उनकी यादें हैं, उनके जो शेर है, कविताएं हैं, वह प्रस्तुत की जा रही है। वहाँ पर मैंने यह पढ़ा था। यहाँ पे मुझे लगा कि वह बताने लायक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो हम विषय की ओर बढ़ते हैं। ठाकुर का कुआं, इस कहानी की जो कथा वस्तु है, यह कहानी छोटी है, 2-2.5 पेज की कहानी है। यह कहानी किस तरह से हमें बताई गई है, इसको हम पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। ठाकुर, इसमें जोखू है, ठीक है, और गंगी, यह पति पत्नी है। तो यहाँ पे बताया गया है, जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी से सख्त बदबू आई। जोखू यानी गंगी का पति है, जो दलित है, जो बुखार से पड़ा हुआ है, उसकी तबीयत खराब है। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी से सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बांस के पिया नहीं जाता, गला सूख जा रहा है तो तू सड़ा हुआ पानी पिला देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, कुआं यानी जिसे हम पानी भर कर लाते हैं, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई थी, ठीक है, तो उसमें बू बिल्कुल भी न थी। आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से। वहाँ पे वो जोखू क्या है, परेशान है, उसको बुखार है, उसकी तबीयत खराब है, मगर वह गंगी उनके निम्न जाति की है, उनका कुआं गांव से बाहर है, वहाँ जाना आना मुश्किल था, पानी लेकर आना मुश्किल था। तब गंगी एक दिन पहले पानी लाती है, मगर उस पानी का क्या, पानी की बदबू आने लगती है। उसे लगता है कि जरूर कुएं में कोई जानवर मरा होगा, मगर अभी उनके पास प्रश्न है कि दूसरा पानी आएगा कहाँ से, क्योंकि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वही एक कुआं था। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, किसी की हिम्मत नहीं है। उच्च जाति के जो ठाकुर है, उनके कुएं पर उनको कौन चढ़ने देगा। दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कोई पानी भरने नहीं देगा। चौथा कुआं गांव में ही नहीं है। एक साहूकार का है कुआं, दूसरा है जो निम्न जाति के लोगों का गांव के बाहर है, और तीसरा है ठाकुर का कुआं। वहां तक तो ये लोग नहीं पहुंच सकते हैं। जोखू कई दिन से बीमार है। जोखू जो गंगी का पति है, कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक वह प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मेरे प्यास के रहा नहीं जाता। अन्न नहीं दिया तो चलेगा हमें, मगर पानी चाहिए ही चाहिए। अब तो मारे प्यास के मुझे नहीं रहा जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लेता हूँ। देखो, इतने हालत है उन लोगों के, उसको एक लोटा भर पानी नहीं मिलता है। उसके मन में प्रश्न है, अगर वो कुआं में कुछ जानवर गिर गया है तो मैं कहाँ से लाऊं दूसरा पानी। कोई दूसरा पानी नहीं है, चौथा कुआं गांव में नहीं है। साहूकार कुएं का पानी नहीं देगा, ठाकुर के कुएं पर कोई चढ़ने नहीं देगा, तो वही बदबूदार पानी वो बेचारा नाक बंद करके पीता हूं, ऐसा बोल के वह मांग रहा है। गंगी ने पानी न दिया। गंगी को पता है, अगर उसमें जानवर मरा हुआ है तो इसकी बीमारी और बढ़ सकती है, इसलिए गंगी ने पानी नहीं दिया। खराब पानी पीने से बीमारी और बढ़ जाएगी। सही बात है, उसमें जो जंतु रहेंगे उससे बीमारी आराम से बढ़ जाएगी। इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। ठीक है, गंगी को यह नहीं पता है कि वह अगर पानी को गर्म करेगी तो उसमें अंदर जो जंतु जर्म्स है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि
वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसको समाज में सिर्फ इतना उच्च स्थान नहीं है तो उनको पढ़ने के लिए, उन समाज में थोड़ा सा भी मान पान नहीं है, उनको स्थान नहीं है, तो उनको पढ़ाई के लिए कौन सुविधा देगा। तो वह नहीं जानती है, यह बोलती है कि यह पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन सा जानवर मरा है, कुएं में से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। आखिरकार पति परेशान है, उसकी तबीयत खराब है, तो वो कहती है कि मैं दूसरा पानी ला देता हूँ, इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जोरू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी तू, दूसरा पानी तू कहाँ से लाएगी। उसको ही पता है कि कुएं 3 हैं, ठाकुर जो निम्न जाति के लोगों को वहाँ पे नहीं आने देगा, ठीक है, जो साहूकार है वो भी नहीं देगा। रही बात तीसरा इनका कुआं, तो इनके कुएं में क्या है, जानवर पड़ा है, वो पानी तो उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। ठाकुर और साहू के 2 कुएं हैं, क्या 1 लोटा पानी न भरने देंगे, वो हमें 1 लोटा पानी न भरने देंगे, क्या भरने देंगे, ऐसा उसे लगता है। हाथ पांव तुड़वा आएगी तू, हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। जोखू उसे कहता है कि तू हाथ पांव तुड़वा के आएगी, तुझे वहां पे लोग स्थान नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे और कुछ नहीं होगा। बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर की लाठी मारेंगे, ठीक है। वह कहता है कि ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर की लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। हमारे समाज की कुरीति को यहाँ पे दिखाया है। ब्राह्मण देवता क्या करेगा, सिर्फ आशीर्वाद देगा कि भाई तू निकल जाए यहाँ से, मेरे से पानी नहीं मिलेगा। ऐसे भ्रष्ट ब्राह्मणों का वर्णन यहाँ पे मिलता है, क्योंकि सिर्फ जाति के आधार पर, अगर वो भगवान के भक्त है तो वो जाति के आधार पर किसी को नहीं नकार सकते हैं। तो जोखू उसे कह रहा है कि ब्राह्मण देवता तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद देंगे, ठाकुर जो है वह ठाकुर है, वो निम्न जाति को स्थान नहीं देगा, वो लाठी से मारेगा। और साहूकार जो हमारे समाज को पूरा श्राप लगा हुआ है, 1 के 5 लेंगे। तू अगर 1 लोटे के लिए कुछ मांगती है तो वो उसके 5 रुपए मांगेगी, या 5 दुगना मांगेंगे उसका। तो गरीबों का दर्द कौन समझता है यहाँ पे, कोई नहीं समझता है। इसलिए तू चुपचाप क्या कर, चुपके से घर में बैठ जा, ऐसा जोखू अपनी गंगी पत्नी से कह रहा है। हम तो मर भी जाते हैं, हम तो मर भी जाते हैं, तो कोई दोपहर पर हमें झांकने नहीं आता है। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे तुझे। देखो, अगर हम लोग मर जाते हैं तो दोपहर तक देखने के लिए हमें कोई नहीं आता है, हमें देखने के लिए कोई नहीं आता है, तो हमें कंधा देने की बात ही अलग है। कौन हमें कंधा देगा। इसलिए तुम्हें कोई भी उस कुएं से पानी भरने नहीं देगा। इसलिए चुपचाप तू बैठ यहाँ से। मानवता, इन लोगों में मानवता नहीं है, यह लोग पूरी तरह से क्रूर हो गए हैं। इसलिए तुम इन लोगों से अपेक्षा मत कर, अपने जाति के लोगों को वह नहीं अपनाएंगे, ऐसा यहाँ पे जोखू उनको कह रहा है। इन शब्दों में कड़वा सत्य था, जो जोखू ने शब्द बोले हैं इसमें कड़वा सत्य है। साहूकार जो जमींदार है, जो ठाकुर है, और जो हमारे मंदिर के पुजारी जो ब्राह्मण हैं, इन सब का सत्य रूप यहाँ पे बताया गया है। और आज भी हम समाज में देखते हैं कि उन लोगों का जो बर्ताव है, उन लोगों का जो रुतबा है, वो उसी तरह से है। उनको मानवता और मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने ही घमंड में रहते हैं। गंगी क्या जवाब देती जोखू के इस बातों पर? गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी उसे नहीं पीने दिया। बेचारी का वह पति है, उसका पति ही क्या है, उसका जीवन है, और उसी के आधार पर वह वहाँ पर है। तो वह उस बेचारे को ऐसी बीमारी में वह पानी कैसे देती? उसने फिर भी वह पानी उसको नहीं दिया। ठीक है, उस समय से लेकर रात 9 बजे तक, रात के 9 बजे थे, थके मांदी दो सो चुके थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे, जो मजदूर थे सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। देखो, अभी गंगी को चैन नहीं पड़ता है कि उसके बीमार पति को एक लोटा पानी पीने के लिए ना मिले। तो वहाँ पे एक प्रसंग बताता है कि प्रेमचंद जी ने बताया है कि रात के 9 बजे थे, थके मांदे, जो थक कर मजदूर जो है काम कर कर सो गए थे।
ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। बेफिक्रे मतलब जो ठाकुर के सुरक्षा रक्षक है उनको बेफिक्रे कहा जाता है। जिनकी किसी की फिक्र नहीं रहती है, वो ठाकुर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे 2-4 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुर का तो अब जमाना रहा है न मौका। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। अब जो पहले मैदानी बहादुर थे, जो कुश्ती लड़ते थे, उनका अब जमाना नहीं रहा है, ना उनके लिए मौका रहा है। यहाँ पे सिर्फ जो कानूनी बहादुरी है, कानून से मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, जो अभी कानून की वजह से, भ्रष्ट कानून की वजह से जो समाज में चलता है, तो उसकी चर्चा वहाँ पर हो रही थी। यह प्रसंग उस समय का है कि गंगी अपनी जान जोखिम में डालकर वो कहाँ ठाकुर के कुएं पर पानी लाने के लिए गए हैं, जोखू के लिए, अपने पति के लिए। दोपहर से पानी नहीं पिया है उसने, अभी पानी वह पीने के लिए तरस रहा है। उनके पास खाना तो छोड़ो, 1 लोटा पानी नहीं है उनके पास। तो वहाँ पर वह गई है, वह प्रसंग यहाँ पर बताया गया है। तो वहाँ पे वह कहते हैं कि मैदानी बहादुरी का तो जमाना नहीं था, न मौका था। तो यहाँ पे सिर्फ कानूनी बातें हो रही थी। किसमें? जो ठाकुर के बेफिक्रे, उसके जो सुरक्षा रक्षक है 10-5, उसमें बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी। यहाँ पे जो हमारी कानूनी व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था पर व्यंग किया है। पहले जो हमारी समाज व्यवस्था है, जो ठाकुर, साहूकार, जो ब्राह्मण, इन सब पर पहले वार किया है इस कहानी में। अब प्रेमचंद जी ने निशाना दिखाया है किस पर? थानेदार पर। वह कहते हैं क्योंकि ये ठाकुर जी वगैरह है, गरीबों के लिए नहीं है। हमने एक टोकरी भर मिट्टी में देखा है कि जमींदार पैसों से वकील खरीद लेता है और कोर्ट से उस बुढ़िया की क्या करता है, झोपड़ी हासिल कर लेता है। गरीब क्या करेंगे, उनके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे वो ठाकुर का और थानेदार का बताया है कि जो हमारी कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था है, थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत देके कैसे साफ निकल गए। यहाँ सही को साथ नहीं मिलता है, अभी साथ मिलता है तो सिर्फ पैसों वाले लोगों को। तो वह ऐसी कानूनी बातें चल रही है कि ठाकुर ने किसी थानेदार से को रिश्वत देकर अपना एक जो मुकदमा था, वह मुकदमा रिश्वत देकर वह ठाकुर गुनहगार होते हुए भी साफ निकल गया था। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए, एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मुहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी, काम करने का ढंग चाहिए। ऐसी बातें वहाँ पर उन बेफिक्रों में हो रही है। इन पूरे बातों में सिर्फ ठाकुर पैसों की मस्ती और कानून पर वार किया है कि ठाकुर पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं, गरीबों के लिए न्याय वहाँ पर नहीं है। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पे उन बेफिक्रों में, उन सुरक्षा रक्षकों में यह बातें चल रही है और गंगी वहाँ पर पानी लेने के लिए पहुँच जाती है। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। कुप्पी मतलब जिसे हम कंदील बोलते हैं, उसकी रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत के आड़ में बैठी मौके का इंतज़ार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं है। सिर्फ ये बदनसीब यहाँ भर नहीं सकती है, यहाँ पे पानी नहीं भर सकती है। ठाकुर के कुएं का पानी पूरा गांव लेकर जाता है। सिर्फ ये निम्न जाति के होने के कारण इनको वो पानी यहाँ पर नहीं भरा दिया जाता है। वहाँ पे वह कुएं के आड़ में कहीं बैठी है और वहाँ पे वह राह देख रही है कि मौका ढूंढ रही है कि कब जाकर वह पानी भरेगी। गंगी का विद्रोह दिल रिवाज, पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। गंगी मन ही विद्रोह करने लगी और वह जो समाज के रीति रिवाज है और जो पाबंदियां लगा कर रखी है और जो उसकी मजबूरियां है, उस मजबूरी पर चोटें करने लगी है। उसको दुख हो रहा है, वहाँ पर वह अभी अपनी भाव
व्यक्त कर रही है मन ही मन में। वहाँ पे कुएं के पास में वह बैठी है, छुप कर बैठ कर वह सोच रही है कि ये रीति रिवाज, पाबंदियाँ, ये मजबूरियाँ हमें ही क्यों, हम क्यों नीच है। वह कह रही है मन में कि हम क्यों नीच है और यह लोग क्यों ऊंचे हैं। इसलिए कि ये लोग गले गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं, चोर है ये सब, चोरी ये करते हैं, जाल फरेब ये करते हैं, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये के एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया था। वहां पर वह समाज पर अभी वार कर रही है। वह कहती है कि हम क्यों नीच है, यह लोग क्यों उच्च है। इसलिए कि ये लोग गले में सिर्फ एक तागा डाल लेते हैं, मैं उच्च हूं इसलिए, ब्राह्मण हूं इसलिए। ठीक है, वह कहती है कि यह लोग जितने भी यहाँ लोग हैं एक से एक छठे लोग हैं, चोर लोग हैं। यह लोग चोरी करते हैं, जाल फरेब ये लोग करते हैं, झूठे मुकदमे पैसों के आधार पर ये लोग लड़ते हैं और बेचारे बदनसीब अछूत हम हैं। वह अभी ठाकुर का उदाहरण दिया है। ये जो ठाकुर खुद को इतना बड़ा समझता है, इस ठाकुर ने जो गडरी है, जो मेंढपाल होता है, भेड़ रहती है, भेड़ पालने वाला, उसकी भेड़ चुरा ली थी और बाद में उसे उसने खा लिया था। किस तरह का वो बड़े जाति का ठाकुर है जो चोरी करता है। और वह आगे कहती है कि जो पंडित है, पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। ये पंडित 12 मास वहाँ पे जुआ खेला जाता है। और यह जो साहूकार है, ये जो साहू जी है, वो घी में तेल मिलाकर बाहर बेचता है। ये सब लोग जो चोर है, ये साहूकार तेल मिलाकर बाहर बेचता है और ये लोग खुद को क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं, उच्च बोलते हैं। वो काम करा कर लेते हैं, मजूरी देते हैं तो नानी मरती है। वो निम्न जाति के लोगों से काम करा कर लेते हैं, कष्ट करा कर लेते हैं और मजूरी देनी होती है तो इनकी कोई नानी मर जाती है। किस बात में है ये हमसे ऊंचे। वो प्रश्न कर रही है कि ये लोग किस बात में ऊंचे हैं। ये अन्याय, अत्याचार, ये फरेब, ये छटेल तो हाँ, ये छटेल जो हमारा बिहेवियर है वो तो हम नहीं करते हैं। ऐसा प्रश्न वहां पर कर रही है। हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं हैं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। सिर्फ बात करने में ये लोग ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो सर भरी आंखों से देखने लगते हैं। देखो क्या हालत है। कभी वो अगर घर से गांव में आ जाती है, क्योंकि इन लोगों को गांव से बाहर में रखा जाता है, अछूत है इसलिए, तो रस भरी आंखों से वह वहां पर देखने लगते हैं। कैसे रस भरी, एक अश्लील भाव से, एक हवस की भाव से वह उससे देखने लगते हैं। जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड यहाँ कि हम ऊंचे हैं। ऐसी नियत इन सभी लोगों की है। वह परस्त्री को भी सही नजर से नहीं देखते हैं। तो ये लोग किस वजह से ऊंचे जाति के हैं और हम नीचे जाति के क्यों हैं। इस तरह का प्रश्न यहाँ पर गंगी वहाँ पर पानी लेने के लिए, क्योंकि वो मजबूर है, एक लोटा पानी नहीं ले सकती है। पानी मतलब जीवन का आधार है। वो पानी अभी इसको जाति के आधार पर, जाति के कारण उसको एक लोटा पानी वहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ऐसा प्रश्न वहाँ पर वह कर रही है। आगे वह कहती है, कुएं पर किसी के आने जाने की आहट उसको लगती है। जब वह इस विचार में खोई है, वह विद्रोह से मन में कर रही है, उसको मन में ऐसा क्रोध आ रहा है, तभी उसका वो जो विचार है वो भंग होते हैं और उसको वहाँ पर किसी के आने की आहट होती है। गंगी की छाती धक धक करने लगती है। इतना सोच रही है मगर वो उसका विरोध नहीं कर पाती है, उस ठाकुर का विरोध नहीं कर पाती है। वह डर के मारे उसकी छाती धक धक करती है कि कोई उसको देख ना ले तो गजब हो जाएगा, उसको मार पड़ेगी, उसको शिक्षा होगी। इसलिए किसी की आहट होती है तो वहाँ पर गंगी डर जाती है। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली, उसने घड़ा और रस्सी उठा ली। वह जल्दी से डर कर उसने क्या किया, एक लात भी तो नीचे न पड़े,
तो वो धीरे धीरे पैरों से उसने अपना घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे के साये में जाकर खड़ी हो गई। वह कुएं पर ना देखे इसलिए कोई तो आया था वहाँ पे, उसने घड़ा और रस्सी उठाकर वह खड़ी होकर वह एक वृक्ष के अंधेरे में साये के नीचे जाकर खड़ी होती है। तो कब इन लोगों को दया आती है किस पर? बेचारे महंगू को इतना मारा था कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो उसने बेगार न दी थी, उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। तो वहाँ पर गंगी विद्रोह करके वहाँ पर बता रही है कि मुझे यहाँ पे कर रही है कि ये लोग अगर गलती में अगर हम पकड़े जाते हैं तो इतना मारते हैं। वहाँ पे महंगू नाम का एक था, उसका उदाहरण देती है कि उसको इतना मारा था कि वह कई महीने तक लहू यानी खून उसके मुंह से निकलता था, इसलिए मारा था कि उसने बेगार नहीं दी थी। ठीक है, ये लोग इस पर ही ऊंचे बनते हैं। तब वो देखा कि कुएं पर क्या हुआ था, 2 स्त्रियां पानी भरने के लिए आई थी। उन लोगों में भी बात हो रही थी। गंगी अभी छुपकर उन लोगों में की बातें सुन रही थी कि वह कहती है खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर ले आओ। घड़े के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है उन औरतों में क्या कि खाना खाने चले बोलती है अपने पति को, तो वो उसके पति ने हुक्म किया कि ताज़ा पानी लेकर आओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो हुआ ना कि कसलियाँ उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी ले आओ, जैसे हम लौंडिया ही तो है। यहाँ पे वो औरतों को घर में पानी है मगर उनके पति कहती है कि जाकर ताज़ा पानी लेकर आओ, ये पानी हमें नहीं चलेगा। ऐसी वो सांसारिक जो पति पत्नी की बातें होती है, 2 औरतों की बातें होती है, वैसी औरतें वहाँ पर बातें कर रही हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ये सब कौन, ये जो गंगी है उस वृक्ष की छाया में छुपकर वहाँ पर सुन रही है। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसे होती है। ऐसा वहाँ पे उन औरतों की बातें चल रही है। और दूसरी औरत कहती है मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है, इतना काम किसी और दूसरे घर में कर लेती तो इससे कहीं आराम से रहती थी। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा। बस 1-2 औरतों में जो अपने घरगुती बातें होती है, वह घरगुती बातें जो स्त्रियों को यहाँ पे एक स्त्री जीवन पर एक प्रकाश डालने का प्रयास किया है कि स्त्री के काम की कदर यहाँ पर नहीं होती है। स्त्री कितना भी काम करे तो उसको क्या किया जाता है, दुय्यम ही देखा जाता है, उसकी प्रशंसा कहीं पर नहीं की जाती है। ये यहाँ की चर्चा वहाँ पर उन 2 औरतों में हो रही है। तो हमारा मुख्य मुद्दा है कि गंगी वहाँ पे आगे क्या होगा। तो दोनों पानी भरकर वहाँ से वह बातें करके वहाँ पे चली गई है। तो गंगी वृक्ष की छाया से निकल कर आती है, उसे लगता है कि अब रास्ता क्या है, साफ है, और कुएं के जगत के पास आती है। जगत यानी जो पानी भरने के लिए जो बना हुआ होता है, उस वहाँ पर आती है। बेफिक्रे चले गए थे, जो बेफिक्रे थे वहाँ पे खड़े वो चले गए थे। ठाकुर का दरवाज़ा बंद था, अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। ठीक है, गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान को उसने साफ होता हुआ देखा। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वह शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर नहीं गया होगा। पहले ज़माने में जो अमृत चुराने के लिए राजकुमार जाते थे, उसने इतनी सावधानी बरती नहीं होगी जितना बस 1 लोटा पानी के लिए गंगी सावधानी ले रही है। गंगी ने दबे पांव कुएं में के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ। ठाकुर के कुएं तक जाना यानी खुद की जान जोखिम में डालने जैसा है। तो गंगी को एक विजय की भावना अनुभव वहाँ पर हो रही है। किस लिए? 1 लोटा पानी के लिए। आप सोच सकते हो कि समाज की हालत क्या हो रही है। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला
दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। मतलब जो सिपाही जो रहता है, जो शत्रु को किला जो रहता है, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो, ऐसे जो शत्रु का किला होता है उसको भेद कर जो शत्रु सिपाही आगे जाना चाहता है, वैसी चौकन्नी दृष्टि से वहाँ पर वह देख रही है और वह अपना पानी लेने के लिए बढ़ रही है आगे। अगर इस समय वह पकड़ गई तो फिर उसके लिए माफ़ी की रियायत की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है। वो जो लोग हैं उच्च जाति के, वो लोग रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है कि उसको माफ़ करेंगे, उसको मार डालेंगे, उसको इतनी बड़ी शिक्षा मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते हो। ऐसी हालत हमारे समाज की है, क्योंकि इसके स्पर्श से क्या होगा, उसका कुआं क्या होगा, भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरे इंसान ने स्पर्श किया तो भ्रष्ट हो जाएगा, सवर्ण जाति के लोगों ने लिया तो कुछ नहीं होगा। यह ऐसी समाज की भावना है। उसको रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है कि उसको माफ़ी दी जाएगी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत कर लिया और घड़ा उसने कुएं में डाल दिया। गंगी ने इतनी, बस एक घड़ा पानी के लिए उसको इतना सोचना पड़ रहा है। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, जरा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह पर आकर पहुंचा था। जो हम घड़ा उड़ते हैं ना, तो उसको हाथ लगाए तो घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा था। कोई बड़ा शाहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से कभी उसने खींचा नहीं होगा घड़ा। इतनी तेजी से गंगी ने वो घड़ा खींचा था और वो घड़ा जो है वह कुएं के मुंह तक आ गया था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। गंगी झुककर उस घड़े को पकड़ ही रही है तो एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। जब हम शेर को देखकर इतना नहीं घबराए होंगे, उतना गंगी वहाँ पे ठाकुर का दरवाज़ा खुलते ही वहाँ पे डर गई है। उसका भयानक, शेर के सामने भी उसको इतना डर न लगा होगा जितना उसको डर लगा। गंगी झुकी, घड़े को पकड़कर जगह पर रखी तो एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह भी इसके भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ साथ घड़ा भी धड़ाम से पानी में गिर गया और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज़ सुनाई देती रही। गंगी इतनी डर गई, उसकी रस्सी छूट गई और घड़ा और वो रस्सी वहाँ पे कुएं में गिर गई और धड़ाम से आवाज़ होकर कई क्षण तक पानी में हलकोरे आवाज़ें सुनाई देती रही। ठाकुर वहाँ पे कहता है, कौन है, कौन है? पुकारते हुए ठाकुर कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। वहाँ पे वह भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा तो जोखू लोटा मुंह से लगाया वही मैला गंदा पानी वहाँ पर पी रहा था। इससे दयनीय अवस्था क्या होती है। इतने दिन भर प्रयास करने के बावजूद भी गंगी को एक लोटा पानी नहीं मिलता है। और ठाकुर के घर का ये प्रसंग होने के बाद जब वह दौड़ते हुए घर जाती है तो वहाँ पर जाने के बाद जोखू वही जो गंदा पानी है, इंसान अन्न के बगैर रह सकता है मगर पानी के बगैर इंसान नहीं रह सकता। पानी हमारा जीवन है। अन्न थोड़ा कम मिलेगा तो चलेगा मगर पानी हमें चाहिए ही चाहिए। तो वहाँ पे जोखू वही सड़ेला पानी वहाँ पे पी रहा है। इस तरह से इस हृदय को पिघल कर रखने वाला प्रसंग का यहाँ पे प्रेमचंद जी ने यहाँ पे समाप्ति की है। इस तरह से जो समाज का वर्णन है, जो हमारे समाज की स्थिति है, उस स्थिति का प्रसंग यहाँ पे जातिवाद के आधार पर क्या हो रहा है, लोगों पर कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसका वर्णन यहाँ पे प्रेमचंद जी ने हमें दिया है। आशा करता हूँ कि इस प्रसंग को आप समझ लो। जो लोगों को हम इतना निम्न समझते हैं, उन लोगों पर क्या हालत बीत रही होंगी, उन लोगों की परिस्थिति किस तरह से होगी, उसको हमें ही समझना है, हर लोग को समझना है। और मानवता को मानवता से ही रहना है, मनुष्य को मानवता से ही हर मनुष्य को रहना है।
और समाज में समता बंधुता रखनी है। ऐसे अन्याय अत्याचार किसी पर नहीं होने देना है, ऐसी ही अपेक्षा, ऐसा संदेश इस कहानी में से प्रेमचंद जी देना चाहते हैं और आशा करता हूँ कि यह संदेश आप तक पहुँच गया होगा। और यहाँ पे हमारी ठाकुर का कुआं प्रेमचंद जी की यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।